बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थायराइड ग्लैंड। याद रखिए कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, और हमने उन लेक्चर्स में ये बात आपको बताई थी कि हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं, और उन्हीं ग्लैंड्स में हमारा जो एक ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड भी है। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर हम ये चीज़ देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के किस हिस्से में मौजूद है। यहाँ देखिए मैंने एक पॉइंट दिया है लोकेशन का। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये मौजूद होता है कहाँ? बिलो द लैरिंक्स, बिलो द लैरिंक्स, यानी कि हमारे लैरिंक्स या ये जो वॉइस बॉक्स है इसके नीचे की तरफ क्या मौजूद होगा? हमारा थायराइड ग्लैंड मौजूद होगा। अगर हम बात करें इसकी शेप की कि दिखने में हमें ये किस तरह का नज़र आएगा, याद रखिए स्टूडेंट, थायराइड ग्लैंड जो है अंडर माइक्रोस्कोप आपको बटरफ्लाई शेप नज़र आएगा, लाइक दिस। यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये जो है आपके पास, ये कौन सा ग्लैंड मैंने बनाया यहाँ पर, ये आपके पास है थायराइड ग्लैंड। अंडरस्टैंड? अब हम देखेंगे तीसरे नंबर पर कि थायराइड ग्लैंड के कितने पार्ट्स हैं। तो यहाँ मैंने हेडिंग दी है ऑलरेडी अबाउट द पार्ट्स। अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें 2 लोब्स होती हैं, यानी कि इसमें इसके 2 पार्ट्स हैं या 2 लोब्स या 2 हिस्से हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। आपको ये मेंशन भी किया है मैंने यहाँ पर कि ये देखिए एक ये लोब है और दूसरा ये लोब। डेट्स वाई से हमने क्या लिखा है, इसके 2 लोब्स हैं। अब तमाम ग्लैंड्स की तरह ये ग्लैंड्स भी क्या सिक्रीट करेगा? ये भी सिक्रीट करेगा हार्मोन्स। और याद रखिए कि ये 3 तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करेगा। नंबर 1 इज T3। T3 का एक और नाम भी है, इसे थायरोक्सिन भी बोला जाता है, या T3 से इस वजह से भी बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 आयोडीन्स जो है इसके साथ क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, इसलिए इसे T3 बोला जाता है। T3 मीन ट्राई आयोडो थायरोनीन। डेट्स वाई इट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? T3 कहलाता है। नाउ सेकेंड हार्मोन इज T4। इसे T4 क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 4 आयोडीन जो है वो क्या है? मौजूद है। तो इसलिए इसे हम लिखते हैं टेट्रा। टेट्रा मीन 4, आयोडो आयोडीन, थायरोनीन। अंडरस्टैंड? तो ये कैसा हार्मोन है? इसमें टेट्रा आयोडो यानी कि 4 आयोडीन जो है वो क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। T3 में या थायरोक्सिन में 3 है और T4 में कितने आयोडीन है? 4। नाउ नेक्स्ट हार्मोन इज कैल्सीटोनिन। इस तरह से हमारे पास ये जो ग्लैंड है ये 3 तरह के हार्मोन सिक्रीट करेगा। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है ये हमारी लाइफ के किस हिस्से में ज़्यादा एक्टिव होता है, और क्या ये थ्रू आउट द लाइफ ही एक्टिव रहता है या काम करना स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर देखिए थायराइड ग्लैंड के बारे में लिखा है कि थायराइड ग्लैंड एक्टिव कंटिन्यूसली, जैसे कि जब तक आपकी लाइफ है ये एक्टिव ही रहता है। उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो ये ज़्यादा एक्टिव किस वक्त होता है? जब ह्यूमन में ग्रोथ हो रही होती है, यानी कि एक जो बच्चा है वो जवानी की तरफ जा रहा होता है, अडल्ट एज की तरफ जा रहा होता है, उस दौरान ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। उसके बाद सेक्सुअल मैच्योरेशन, यानी कि ह्यूमन की बॉडी में मूंछ का आना, मर्दों में मूंछ का आना, आवाज़ का भारीपन,
और सेक्सुअली मैच्योर होना ये भी कौन करवा रहा है? थायराइड ग्लैंड, और ये इसी सेक्सुअल मैच्योरेशन के दौरान ही ज़्यादा एक्टिव होता है। या फिर ये मोर एक्टिव तब होगा जब आपकी बॉडी किस कंडीशन में होगी? स्ट्रेस कंडीशन में होगी। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डिस्कस हियर अबाउट द फंक्शंस ऑफ दीज हार्मोन्स। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे T3 और T4 की। याद रखिए कि T3 और T4 दोनों एक ही तरह से क्या करते हैं? काम करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इन्हें मेंशन किया है T3 T4 के हमारे पास डिस्कस करने जा रहे हैं हम फंक्शंस को। फंक्शंस में पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बात की गई है कि ये क्या काम कर रहे हैं? T3 और T4 कहते हैं एक्ट ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि तेज करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की वजह से हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, जिसे आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा भी हुआ है चैप्टर 14 में 11 में। इसे नाम क्या दिया जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको ग्लूकोज और लाइसिस टूटना, ग्लूकोज को तोड़ते हैं ये। अब क्या होगा ग्लूकोज के टूटने से? ग्लूकोज के टूटने से रिलीज ऑफ हीट, एक तो हीट पैदा होगी बॉडी में, और दूसरे नंबर पे एटीपी क्या होगी? जनरेट होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, कहते हैं कि दूसरा जिसका फंक्शन है वो क्या है? देखिए जरा गौर कीजिएगा कि ये एक्ट करता है किसके साथ? एसटीएच के साथ। और ये एसटीएच कहाँ पड़ा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ये एसटीएच रिलीज होता है। ये देखिए ज़रा यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज कि ये आपके पास जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा? एसटीएच, और मिलेगा T3 और T4 के साथ, और फिर यहाँ पर बॉडी में तेज करता है किस चीज़ को? ग्रोथ को। और हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में क्या करता है? ब्रेन सेल्स को ज़्यादा एक्टिवेट करता है और उन्हें क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है। नाउ वी विल डिस्कस हियर द थर्ड फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। अगर हम तीसरे फंक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने मेंशन किया है कि हम एम्फीबियंस की बात करने जा रहे हैं। एम्फीबियंस में जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जिन्हें हम नाम क्या देते हैं? मेटामॉर्फोसिस का। मेटामॉर्फोसिस क्या है? एक्चुअली ये डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जिसमें लार्वल स्टेज से मुकम्मल अडल्ट फॉर्म में फ्रॉग क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो लार्वल डिफरेंट लार्वा जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ मुकम्मल फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? T3 एंड T4। किन में? एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग। अगर कहते हैं कि हमारे पास एम्फीबियंस में डेफिशिएंसी हो जाए, एक कंडीशन बता रहा है यहाँ पर कि अगर एम्फीबियंस में T3 या T4 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? कहते हैं कि मेटामॉर्फोसिस नॉट कंप्लीट, ये स्टेप कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। लिहाजा लार्वा से मुकम्मल फ्रॉग कभी भी नहीं बन पाएगा। लिहाजा लार्वल जो है वो मैक्सिमम कौन सी स्टेज में कन्वर्ट होगा? टेडपूल लाइक, और फ्रॉग मुकम्मल नहीं बनेगा, लेकिन लार्ज साइज का टेडपोल जो है वो ज़रूर बन जाएगा। तो ये हमने डेफिशिएंसी बताई है। अगर एम्फीबियंस में इन दोनों हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो कभी भी मुकम्मल फ्रॉग नहीं बनता, बल्कि टेडपूल जो है बस वो ही एक मैक्सिमम साइज को अटेन कर पाता है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास T3 और T4 के फंक्शन, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहम है।
अब हम बात करेंगे, हमारे पास थर्ड हार्मोन है जी कैल्सिटोनिन। तो सबसे पहले हम कैल्सिटोनिन की रिलीजिंग देखेंगे कि बॉडी में कैल्सिटोनिन हार्मोन कब रिलीज होता है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है कि अगर आपके ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तब कैल्सिटोनिन जो है ये ज़्यादा मिकदार में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कैल्सिटोनिन भी ज़्यादा मिकदार में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और दूसरा पॉइंट भी यहाँ देखिए कि अगर आपके ब्लड में कैल्शियम आयंस कंसंट्रेशन कम होगी तो कैल्सिटोनिन भी क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि जब कैल्शियम आयन ब्लड में बढ़ता है तो थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये कैल्शियम आयंस को ट्रैप करता है और किन में डिपॉजिट कर देता है, बोन में डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो ये थे हमारे पास कैल्सिटोनिन के कुछ फंक्शन। अब थोड़ा ज़रा अबनॉर्मलिटी की बात करें, अगर हमारी बॉडी में कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन एक्सेस हो जाए या इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए कैल्सिटोनिन या ज़रूरत से कम बन जाए, तब ये किन चीज़ों को बॉडी में इफ़ेक्ट करता है। याद रखिए कि ये इफ़ेक्ट करेगा हमारे नर्व्स को। आप लोगों ने नर्व इम्पल्स टॉपिक पढ़ा था, ये नर्व इम्पल्स को नर्व्स में ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। लिहाजा जब कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन या हमारे पास कैल्सिटोनिन जो है ये ज़्यादा या कम बनेगा, डेफिनेटली ये कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा या कम होगी, जिसकी वजह से हमारे नर्व्स जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। इसी तरह से कैल्सिटोनिन की डेफिशिएंसी या एक्सेस अमाउंट हमारे स्केलेटन सिस्टम को भी कमज़ोर कर देती है। अगर ये डेफिशिएंसी हो जाए कैल्सिटोनिन की तो क्या होगा कि कैल्शियम आयंस भी कम होंगे। जब कैल्शियम आयंस कम होंगे तो हमारी हड्डियां भी स्ट्रांग नहीं होंगी। नाउ नेक्स्ट इज मसल्स भी ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन ज़्यादा मिकदार में बन जाए या कम मिकदार में बने। और उसके अलावा ब्लड की कंपोजिशन भी जो है वो अफेक्ट करती है, इस पर भी बड़ा असर होता है किसका, कैल्सिटोनिन की एक्सेस या डेफिशिएंसी का। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किए हैं थायराइड ग्लैंड के तीनों हार्मोन्स और इनके फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी विल डिस्कस हियर अबाउट द abnormalities ऑफ थायराइड सेक्रेशंस। याद रखिए स्टूडेंट कि अगर हम अबनॉर्मेलिटी की बात करें तो जिस तरह से मैंने कैल्सिटोनिन की एक्सेस और डेफिशिएंसी में बताया कि हमारे नर्व्स ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, स्केलेटन ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, मसल्स और ब्लड इन सब की फंक्शनलिटी डिस्टर्ब होगी, जस्ट किस वजह से कि कैल्सिटोनिन की एक्सेस हो गई है बॉडी में या डेफिशिएंसी हो गई है। इसी तरह से हमारा जो थायरॉक्सिन या T3 T4 हमारे पास ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, अगर इनकी भी बॉडी में ज़्यादती हो जाए एक लेवल से या कम हो जाए एक रेंज से, तो दोनों ही क्या हैं, नुकसानदेह और बॉडी में मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ काज करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली डिजीज़ है यहाँ पर ये जी ग्राफ्स विद एक्सोफथैल्मिक गोटर। स्टूडेंट्स याद रखिए, हम सबसे पहले इस डिजीज़ की काज देखेंगे कि ये डिजीज़ हो किस वजह से रही है। तो मैंने यहाँ पर काज मेंशन की है किस वजह से हो रही है, अगर हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में क्या प्रोड्यूस हो जाए, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाए। अगर T3 हमारी बॉडी में
ज़्यादा मिकदार, ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है तो फिर क्या होगा, कहते हैं हमें एक ग्राफ्स विद एक्सोथैल्मिक गोइटर पैदा होगा। और क्या ये अफेक्ट करेगा हमारी बॉडी में, देखिए ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज कर देगा। कौन? एक्सेस थायरॉक्सिन। और क्या करेगा, अबनॉर्मल प्रोटीन की प्रोडक्शन बढ़ा देगा हमारे बॉडी में, और ये अबनॉर्मल प्रोटीन शामिल हो जाएगी हमारे ब्लड में। जब ब्लड में शामिल होंगी तो ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो ये कार्डियक फेलियर या हार्ट अटैक की वजह बनेगा, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये मैंने एक एक्सेस थायरॉक्सिन की आपको अफेक्ट बताया है कि अगर थायरॉक्सिन बॉडी में एक्सेस हो जाए तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, अब नॉर्मल प्रोटीन की प्रोडक्शन बढ़ा देगा, अब नॉर्मल प्रोटीन ब्लड में आएंगी, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और कार्डियक फेलियर हार्ट या हार्ट अटैक के चांसेस पेशेंट में बढ़ जाते हैं, और अगर हार्ट अटैक हो जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। दूसरा, अब नॉर्मल प्रोटीन क्या काम करती हैं, कहते हैं कि ये मज़ीद क्या करती हैं कि आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं कि एक तो पहले ही ज़्यादा मिकदार में थायरॉक्सिन बना हुआ है, लेकिन ये अब नॉर्मल प्रोटीन मज़ीद थायरॉक्सिन सेक्रेशन को एक्सेस करवाती हैं। कैसे? कहते ये उसको थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं कि ज़्यादा मिकदार में और ज़्यादा मिकदार में क्या पैदा करें, थायरॉक्सिन पैदा करें। और जैसे जैसे थायरॉक्सिन पैदा होगा तो ये हमारे पास अब नॉर्मल प्रोटीन्स भी ज़्यादा बनेंगी, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, और उसके साथ साथ एक आप मेन चीज़ जहन में रखिए कि आप में गोइटर, एक तो गला जो है यहाँ से स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, और दूसरा एक्सोथैल्मिक जो है गोइटर, ये क्या होगा जी, कहते हैं गला फूलने के साथ साथ आपकी जो आइज़ का साइज़ है वो एक आम इंसान की साइज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिस तरह आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी, हॉरर मूवीज़ में क्या होता है कि वहाँ पर जो हॉरर सीन्स आते हैं उसमें कई वो ऐसे जिन्नात या शख्स दिखाते हैं जिसमें उनकी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं और वो आपको डरावनी जो है वो लग रही होती हैं। तो सेम यही कंडीशन जो है ये आ सकती है, जस्ट किस वजह से, जस्ट एक्सेस होने की वजह से। किसकी एक्सेस होने की वजह से? थायरॉक्सिन लेवल, और आँखों का बड़ा होना, गले में सोजिश का आ जाना, ये क्या कहलाता है, एक्सोथैल्मिक गोइटर कहलाता है। अंडरस्टैंड? नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड डिजीज दैट इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म। स्टूडेंट, अगर हम क्रेटिनिज्म की बात करते हैं तो याद रखिए क्रेटिनिज्म जो है ये एक कंजेंशियल डिजीज़ है। कंजेंशियल मीन पैदाइशी बीमारी। आपने ग्रैव्स और एक्सोथैल्मिक गोइटर में ये पढ़ा था कि ये डिज़ीज़ थायरॉक्सिन हार्मोन की ज़्यादती की वजह से पैदा हो रही है। लेकिन ये जो क्रेटिनिज्म है बेटा, ये डिज़ीज़ जो है ये बन रही है, किस वजह से हो रही है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन। अगर आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन लेवल क्या हो, ज़रूरत से कम हो, तो फिर आप में क्रेटिनिज्म की डिजीज़ आ सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ क्रेटिनिज्म। अगर एक पर्सन को क्रेटिनिज्म की डिजीज़ है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसकी कुछ अलामात होती हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास जो अलामात है वो कौन सी है? स्मॉल सेंटी हेयर्स। इसकी बॉडी पर छोटे छोटे बाल होंगे जो बू खारिज करेंगे। सेंटी मतलब कि उनमें से ख़ास किस्म की स्मेल आएगी। दूसरी सिम्टम क्या होगी? इन पेशेंट की जो स्किन होगी वो थिक होगी, येलोइश होगी और स्केली होगी। अंडरस्टैंड? मतलब खुरदरी सी होगी इनकी जो जिल्द है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेंटली रिटार्डेड, कहते हैं कि ये जो पेशेंट हैं इनका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता, लिहाजा ये भी एक सिम्टम है क्रेटिनिज्म की। और आखिरी जो सिम्टम है वो कौन सा लिखा है हमारे पास?
ये फेल टू डेवलप सेक्सुअली, ये बचपन से बाहर नहीं आ सकते, मतलब ये सेक्सुअली जो है वो मेच्योर नहीं हो सकते और ना ही आगे नई नस्ल पैदा कर सकते हैं। तो ये सारी अलामात हैं हमारे पास क्रेटिनिज्म की। लास्ट में स्टूडेंट हम आखिरी अब नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, मिक्सो एडिमा। याद रखिए स्टूडेंट कि मिक्सो एडिमा की अगर हम बात करें तो हम लेटर एज में ये डिज़ीज़ जो है ये अटैक करती है पर्सन पर, और ये किस वजह से होती है, ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी इन योर डाइट। अगर आप खुराक में आयोडीन ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए अक्सर आपने देखा होगा टीवी पर बार बार इस तरह के ऐड आते हैं कि हमेशा खाने में आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है ताकि आयोडीन की आपकी बॉडी में कमी ना हो, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी होगी तो डेफिनेटली आपको इस डिज़ीज़ का सामना करना पड़ सकता है। या देखिएगा कि अगर आपकी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो आपको गोइटर का सामना करना पड़ सकता है। गोइटर किसे कहते हैं, स्वेलिंग ऑफ नेक। आपने कई लोग देखे होंगे जिनकी जो यहाँ पर गला है, गले की अगली तरफ की हिस्सा बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है, जिस तरह से कोई बॉल वगैरह जो है इस गले में फंसी हुई हो। एक अलग से जो है वो आगे की तरफ जो है एक आपको एक रसोली टाइप सी नज़र आती है, और उससे क्या नाम दिया जाता है, गोइटर। और वो जस्ट किस वजह से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अच्छा, और क्या होता है इस डिज़ीज़ में, देखिए स्टूडेंट, मिक्सो एडिमा में आपकी बॉडी में फ़ैट डेपोजिशन हो जाती है, फ़ैट बहुत ज़्यादा बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का वेट बढ़ जाता है, और इन दोनों सिम्टम्स को मिलाकर हम इसे क्या नाम देते हैं, मिक्सो एडिमा। यानी कि गोइटर और बॉडी का वेट बढ़ जाना क्या कहला रहा है, मिक्सो एडिमा। और क्या होता है इसमें, इन गोइटर के अलावा और डेपोजिशन ऑफ फैट के अलावा कहते हैं पफनेस ऑफ हैंड्स, हाथ जो है पेशेंट के फूल जाएंगे, बॉडी एंड मेंटल प्रोसेस रिटॉर्डेड, इसका जिस्म और दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, जिससे हमने थायराइड ग्लैंड को इन डिटेल स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई पॉइंट आपको ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।